हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। आज हम एमपी सेट 2023 में जो हुआ है उसका प्रश्न पत्र लिए हुए हैं जो कॉमर्स सब्जेक्ट का है। इसमें क्या ऑथेंटिक आंसर है उसको जानेंगे और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रश्न सही होगा और कौन सी इसका ऑप्शन जो होगा ऑथेंटिक रूप से सही होगा। तो आइए, पहला प्रश्न जो है इसमें लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडिंग मार्केट गुरु, यानी कि विश्व के अग्रणी मार्केट गुरु हैं। तो देखिए, जो इसमें 4 नेम दिए हुए हैं, पीटर ड्रकर, सीके प्रसाद, प्रहलाद, फिलिप कोटलर, स्टीफन रोबिन्स। तो इसमें 2 लोग ऐसे हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, पीटर ड्रकर और फिलिप कोटलर, 2 आदमी हैं। तो पीटर ड्रकर जो है ये मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है, लेकिन मार्केटिंग का पूरा अगर देखा जाए तो फादर ऑफ मार्केटिंग जिनको कहा जाता है वो है फिलिप कोटलर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर जो दिया गया है उसमें बोल रहा है कि ए स्मॉल स्लाइस ऑफ मार्केट रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन इज कॉल्ड। बाजार का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है वो कहलाता है। तो वो होता है हमारा नीच मार्केटिंग, NICHE, नीच मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मार्केटिंग भी नीच मार्केटिंग को कहा जाता है। इसमें ईच जो मतलब एक सिंगुलर कस्टमर जो होते हैं, ईच कस्टमर जो होते हैं उनके सेपरेट सेगमेंट के लिए इंडिविजुअल लेवल पे और लोकल लेवल पे ध्यान दिया जाता है और पूरा स्पेसिफिक होता है। इसमें स्मॉल पार्ट को लेते हैं, जैसे एक सेगमेंट में अगर वुमेंस का अगर प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसी का करेंगे, अगर एडल्ट का कर रहे हैं तो एडल्ट का करेंगे, यंग का कर रहे हैं तो यंग का करेंगे, या फिर चिल्ड्रेन का है तो चिल्ड्रेन का। किसी एक पे फोकस करते हैं, स्पेसिफिक पे करते हैं, किसी स्मॉल पार्ट पे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये होता है निच मार्केटिंग। वहीं सेगमेंट में क्या होता है, अलग अलग सेगमेंट में हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, वो ज्योग्राफिक बेस पे, डेमोग्राफिक बेस पे अलग अलग हम से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑथेंटिक रूप से सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 52 का 2। अब आगे देखिए 53 नंबर पे जो दिया गया है प्रश्न, ये क्या दिया हुआ है। 53 नंबर पे जो प्रश्न दिया है गया है ये बोल रहा है स्कीमिंग इज ए स्ट्रेटजी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुरू में कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट को लेके आती है तो अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटजी को अपनाती है, जिसमें स्कीमिंग प्राइस होता है, पेंट्रेशन होता है, डंपिंग होता है, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें जहाँ तक बात किया गया है स्कीमिंग का बात किया गया है। तो स्कीमिंग का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को हम मार्केट में लाए तो उसका प्राइस हाई कर दिए, और धीरे धीरे लो करके हम अपने मार्केट में एंट्री करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का इसमें अपना मौका देखते हैं। तो स्कीमिंग स्ट्रेटजी क्या है, एक हमारा प्राइसिंग पॉलिसी होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। डगमार्क क्या है कि एक तरह का एडवर्टीजमेंट है, जहाँ भी देखिए वहाँ इसी का दिखेगा, वो मतलब कि चारों तरफ इसी का प्रचार दिखेगा। जैसे हम टीवी देखते हैं तो न्यूज़ पर भी इसी का प्रचार मिलता है, और अगर कोई सीरियल देख रहे होते हैं उसमें भी इसी का प्रचार मिलता है, टीवी या फिर कोई मूवी देख रहे होते हैं उसमें भी इसी का प्रचार मिलता है। जब चारों तरफ फुल्ली रूप से इसी का प्रचार दिखे कोई एक प्रोडक्ट का, तो वो डगमार्क एडवर्टीजमेंट में आ जाता है। अब अगले प्रश्न 55 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, ए डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल एग्जाम्पल, यानी कि डायरेक्ट मार्केटिंग जो होता है वो उसमें कुछ कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के। देखिए, डायरेक्ट मार्केटिंग जो होता है वो कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में होता है। कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है, यानी कि जीरो लेवल चैनल होता है। अगर एक भी आ जाएगा तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा ए सही होगा, नहीं बी सही होगा, शून्य स्तर चैनल। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि द सेंट्रल एंड परफेक्चुअल रूट परसुएशन ए पार्ट ऑफ विच मॉडल। अलग अलग मॉडल दिए गए हैं
सेंट्रल प्रोसीजन के रूट के, तो उसमें कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, इसको देखना है। तो देखिए दिया है सबसे पहला ऑप्शन EBK मॉडल, ब्लैक बॉक्स मॉडल और साइकोलॉजिकल मॉडल, इलोबरेशन लाइक्विड मॉडल। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए, इस मार्केटिंग बोल रहे हैं, सेंट्रल प्रेफरेंस से रिलेटेड नहीं है, सीधा बात है। ब्लैक बॉक्स जो होता है मार्केटिंग से है, जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर का बात किया जाता है। और ये मोनोविश्लेषण मॉडल ये है, लेकिन बोल रहा है किस मार्क के मॉडल पे भाग पे है, तो यहीं पे विस्तार संभावना मॉडल पे है। 57 नंबर प्रश्न को देखिए, रेफरेंस इज ए, रेफरेंस क्या है? रेफरेंस सांस्कृतिक कारक है, सामाजिक कारक है, व्यक्तिगत कारक है या मनोवैज्ञानिक कारक है। तो रेफरेंस समूह जो होता है, जैसे रेफरेंस समूह का मतलब हो गया कि हम अपने दोस्त को रेफरेंस दिए, दोस्त हमको कोई और को रेफरेंस दिए, एक तरह क्या होता है यहाँ पे सोशल बॉन्डिंग बनते जाता है। तो यहाँ पे सोशल कारक होगा, सामाजिक कारक होगा, सोशल फैक्टर होगा। 58 नंबर प्रश्न बोल रहा है कोग्निटिव डिसोनेंस ऑफ रिडक्शन इज कॉल्ड रिलेटेड। तो संज्ञानात्मक असंगति में कमी किससे संबंधित है? तो देखिए जो भी हम अपने दिमाग से, अपने माइंड से कोई भी निर्णय लेते हैं वो कोग्निटिव में डिसोनेंस में आ जाता है। तो ये भी मार्केटिंग का प्रश्न है, और नेट जो का एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका PYQ है। तो इसका आंसर जो होगा, खरीदने के बाद जो पोस्ट परचेज का बिहेवियर होता है, जो हम अपने अदर दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं, या इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर में कि हमारा अगर कोई प्रोडक्ट खरीदे, उससे रिलेटेड कोई गारंटी वारंटी है, तो क्या कंपनी हमको खरीदने के बाद में वो सारी सुविधा देती है, क्या कंपनी का बिहेवियर अच्छा है अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने कस्टमर को लेके। तो ये सारी जो कोग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन रिलेटेड है, ये आपके ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। यहाँ पे खरीदने के बाद का जो व्यवहार होता है उसको यहाँ पे देखा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन को अब आगे देखेंगे 59 नंबर प्रश्न को। 59 नंबर प्रश्न पहला जो है यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रिपल बॉटम लाइन में क्या शामिल है। तो ट्रिपल बॉटम लाइन में तीनों पीपल, प्लानेट, प्रॉफिट, ये सभी शामिल होते हैं। फिर बोल रहा है शक्ति परियोजना किस कंपनी ग्रामीण पहल है। प्रोजेक्ट शक्ति इज ए रूरल मार्केटिंग इनिशिएटिव ऑफ हुईच कंपनी। तो ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम में कितने प्रकार के ठहराव को स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लॉ का क्वेश्चन है, बिजनेस लॉ का, जो कि हम लोग पढ़ते आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का के तहत। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये 5 सही होगा, 5 होते हैं। फिर बोल रहा है कि विक्रय वस्तु की धारा 6 के अनुसार माल कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होता है, एक खरीदा जाता है, एक बेचा जाता है। ठीक है। अब देखिए 63 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है बैंकर द्वारा बिना किसी कारण का चेक अनादर करने पर न्यायालय आदेश दे सकता है। तो देखिए बिना अगर किसी कारण का अगर आप चेक का अनादर करते हैं, उसका जो भी एक तरह का हर चीज़ का अपना रिस्पेक्ट होता है, अगर उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसका अनरिस्पेक्ट करते हैं उसको, तो आपको है ना यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी कंपनसेशन देना पड़ सकता है। आइडियल क्षतिपूर्ति जिसको बोलते हैं वो देना पड़ सकता है, आदर्श। यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही होगा। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न बोल रहा है कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम CTO बार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये हमारा जो है
ये कंपनी एक्ट से नहीं है और न ही कंपनी इज नॉट सिटीजन से रिलेटेड है। द कंपनी इज लीगल पर्सन रेसिडेंट स्टेटस कंपनी। तो यहाँ पे जो है कंपनी के मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, इससे रिलेटेड है ऑप्शन बी से, जो कि यहाँ पे सही दिया हुआ है। और बोल रहा है कि कंपनी की सदस्यों की संख्या कितने हो सकती है, कौन सी कंपनी है ये पहले हम देखेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी देयर इज बेसिस ऑन मेंबर। तो सबसे पहले जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी होता है, और पब्लिक में कम से कम 7 से अधिक लोग हो सकते हैं। 7 से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिटेड नहीं है। लेकिन वहीं प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो वो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है किस कंपनी की, तो हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। एक और ऑप्शन है उसको देखेंगे, एक और ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। 4 में क्या दिया, देखिए अगर यहाँ पे 2 दिया है तो हम प्राइवेट कंपनी को ऑप्शन से समझ के मार देंगे, सही हो जाएगा यहाँ पे। अगर 7 दिया रहता तो हम पब्लिक मान लेते हैं, नहीं तो 2 दिया है तो प्राइवेट मान लेते हैं। ओपिक अगर 1 है तो फिर यहाँ पे सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है। अच्छा, तो 3 प्रकार की होती है, यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। सदस्यों की संख्या के अनुसार पूछ रहा है, ये नहीं पब्लिक या प्राइवेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे 3 तरह का होता है, देख लिए। अब आगे बढ़िए अगला प्रश्न की ओर। ये बोल रहा है 66 नंबर प्रश्न की, फ्रॉम व्हिच डेट द प्रोविजन ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। यानी किन किन प्रावधानों के तथ्यों को लागू किया जाता है। तो जो 2008 में प्रावधान आया था उसको 31 मार्च से लेकर 31 मई के बीच 2009 तक लागू किया गया था, और इसी के बीच जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी का एक्ट होता है उसको हम लोग रखते हैं अपने प्रश्न के अनुसार। अब 67 नंबर प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में लागू किया गया। ट्रेडमार्क इज एक्ट 1999 इन फोर्स लॉ, यानी कि कब से लागू किया गया। तो 15 सितंबर 2003 से पूर्ण रूप से लागू किया गया। आ तो गया था 1999 में ही, लेकिन 15 सितंबर 2003 से लागू किया गया अच्छी तरह से। अब देखिए 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा आविष्कार एवं पेटेंटों की अर्जन की धारा किस के अंतर्गत किया जाता है। कौन से सेक्शन है जिसके अंतर्गत जो भी पेटेंट होते हैं और इन्वेंशन होते हैं उनको सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ये तो प्रश्न जो है सेक्शन है, रटने वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर डी होगा धारा 102 के तहत, सेक्शन 102 के तहत। हाउ मेनी कंपनी आर देयर इन जीएसटी, यानी कि भारत में जीएसटी में कितने अंग हैं। तो पूरे 4 अंग हैं। पहला CGST यानी सेंट्रल जीएसटी जो होता है, फिर स्टेट जीएसटी, फिर IGST यानी इंटरमीडिएट जीएसटी, और UGST मतलब जो भी हमारे टेरिटरी हैं उसके अनुसार। टोटल 4 जीएसटी के पार्ट हैं, टोटल 4 जीएसटी के कंपोनेंट हैं, 4 अंग है। 70 नंबर प्रश्न बोल रहा है इनपुट टैक्स रिलेटेड विथ सेक्शन 2 सबसेक्शन 262 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें भी देखिए सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स तीनों आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सही वो चौथा हो जाएगा। ठीक है, अब 71 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न क्या बोलता है इसको देखते हैं। 1 मिनट पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें हम। हाँ, 71 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आयकर की दर निर्धारित की जाती है, रेट ऑफ इनकम इज फिक्स्ड बाई। तो ये CBDT, जो CBDT होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसी के तहत जो भी टैक्स का रेट होता है फिक्स किया जाता है CBDT के तहत। 72 नंबर प्रश्न बोल रहा है आयकर अधिनियम 1961
किस वित्तीय वर्ष से सिक्किम में लागू किया गया। तो ये है आने के लिए तो ये आ गया था 89 और 90 में, लेकिन लागू किया गया 90 और 91 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, बात किया गया है आभासी डिजिटल संपत्ति यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में बात किया गया है कि इसका लॉ कब आया और इन्फोर्स यानी लागू किया गया। तो जो भी डिजिटल हमारा एसेट होता है उसको के ऊपर कुछ नियम कानून होना चाहिए, कुछ इस तरह का नियम कानून होना चाहिए कि ताकि उसका बचाव हो पाए, उससे संबंधी कोई भी डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई भी विवाद हो तो उस नियम के तहत उसका सॉल्यूशन लाया जा सके। तो वो ये अभी अभी अप्रैल में आया था 2023 में, 1 अप्रैल 2023 में इसको लागू किया गया था। 74 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कृषि आय को निम्न में से आयकर अधिनियम कर मुक्त किया गया है। तो 1961 जो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसी के तहत एग्जेम्प्ट किया गया है। अब 78 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 78 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गत वर्ष 2021-22 में एक मकान का किराया 60,000 रुपये प्राप्त हुआ। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 225A के अंतर्गत कर योग्य होगी, यानी कि जो प्रीवियस ईयर हमारा था 2022 और 2021 और 22, उसमें जो हमको रिसिप्ट हुआ मकान से के संपत्ति से जो रेंट रिसिप्ट हुआ 60,000 हुआ। तो 60,000 हुआ तो सेक्शन 25A के तहत हम उसका 30% निकालेंगे। जो हमारा अमाउंट 30% निकलेगा उसका 60,000 में से माइनस कर देंगे और जो बच जाएगा वही हमारा कर योग्य राशि हो गया, यानी टैक्सेबल अमाउंट होगा। तो सबसे पहले 60,000 का अगर हम निकालते हैं 30% तो 18,000। 18,000 को हम 60,000 में से माइनस करेंगे तो 42,000 रुपया यहाँ पे हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब 79 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आय के मिलान से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धाराएं हैं, यानी कि सेक्शन रिलेटेड टू क्लबिंग ऑफ इनकम टैक्स अंडर 1961। तो 60 से 64 होता है, धारा 60 से 64 क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में बात किया जाता है। सरचार्ज का बात किया गया है 80 नंबर प्रश्न में। तो कितने रुपये पर सरचार्ज का कुल अधिक आय जो होता है उस पर लगाया जाता है। तो जब भी 10 करोड़ रुपया होगा या 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो उस पर लगाया जाता है 12% सरचार्ज। अब 81 नंबर प्रश्न जो है इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वातावरण विश्लेषण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, यानी कि इन्वायरमेंट एनालिसिस। तो इन्वायरमेंट एनालिसिस में हम स्कैनिंग भी करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं, फोरकास्टिंग भी करते हैं, सैम्पलिंग नहीं करते हैं। ये सैम्पलिंग जो है, सैम्पलिंग असेसमेंट या सैम्पलिंग का काम हमारे रिसर्च मेथोलॉजी से रिलेटेड होता है। तो इसका ऑप्शन यानी नहीं बोला है, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा 81 का। 82 बोल रहा है कि maastricht संधि निम्नलिखित में से किसमें एक संधि से संबंधित है। तो यूरोपियन यूनियन से है। इफ्टा हुआ, आसियान हुआ, सार्क हुआ, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करता है, जबकि वहीं maastricht संधि यूरोपियन यूनियन की बात करता है। ठीक है, अब 83 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा औजार राजकीय औसत का औजार नहीं है। फिजिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो हमारा टैक्सेशन होता है, फिजिकल डिफिसिट फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है, चाहे पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, ये सभी हमारे राजकीय नीति के औजार हैं। औजार यानी कि इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है, जबकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसका पार्ट नहीं है, निजी विनियोग इसका पार्ट नहीं है। 84 नंबर प्रश्न कर रहा है टेरिफ आर नॉट यानी नहीं कंसर्न विथ भी। तो आयात शुल्क से संबंधित निम्नलिखित में से नहीं है। तो हमारा जो
टैरिफ रिडक्शन की बात की जाती है, जो भी फ्री ट्रेड जोन की बात की जाती है, उसमें टैरिफ बैरियर होता है, उसी के लिए बात की जाती है। एक्सपेंशन ऑफ बैरियर टैरिफ एक्सपेंशन ऑफ टैरिफ बाइंडिंग, इसके लिए भी की जाती है। एक्सपेंशन ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड एक्सेस के लिए भी की जाती है। लेकिन कमी का बात जहाँ पे आ गया कि टैरिफ दरों में, यानी कि रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, तो इसमें नहीं की जाती है। इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 85वां प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको देखेंगे। अरे यार, 85 नंबर प्रश्न में बोल रहा है निम्नलिखित में से, अरे इसको बड़ा कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक निगमनीय सामाजिक उत्तरदायित्व मूल्यांकन से संबंधित है, यानी कि CSR का ये प्रश्न है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित है। तो कंपनी का जो ऑडिट होता है वो नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑडिट है वो भी नहीं है, प्रोप्राइटरी ऑडिट भी नहीं है। जो सोशल से मतलब रिलेटेड है वो हमारे सामाजिक चीज़ों में आते हैं, CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमा पार विलय से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न क्रॉस बॉर्डर मर्जर, यानी मर्जर के बात कर रहा है। तो 4 ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन पढ़ के हम यहाँ पे समझ लेंगे। तो पहला है वैश्विक बाजार का दोहन होता है। भारतीय कंपनी विदेशों में सूचियों में सहायता करता है, ये भी सही है। 100% भारतीय कंपनी का बनना है, ये भी सही है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा देना, पुनर्गठित करना, कहीं जाके किसी कंपनी के साथ स्ट्रक्चर में जुड़ जाना, उसका कुछ शेयर खरीद लेना, उसके साथ जुड़ के बिजनेस शुरू करना, ये सीमा पार का मर्जर नहीं होता है, क्रॉस बॉर्डर मर्जर नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो नहीं का बात किया गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये स्टॉक मार्केट का है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला प्रश्न है नहीं। पोर्टफोलियो का बात किया गया है तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक प्रश्न है। अब 88 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं क्या कह रहा है और इसका आंसर भी जान लेते हैं। 88 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र पूंजीगत लेन देनों के लिए वर्गीकरण में शामिल नहीं किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन का बात किया गया है। तो प्राइवेट में भी कैपिटल ट्रांजैक्शन की बात की जाती है, बैंकिंग में भी या कॉर्पोरेशन भी। ऑफिशियल एक अधिक चीज़ है जिसमें ऑफिशियल काम को किया जाता है, इसमें फाइनेंस से या कैपिटल की बात नहीं होती है। देखिए 79 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 79 नंबर प्रश्न है। 89 नंबर प्रश्न को पढ़िए। व्हिच ऑन द फॉलोइंग रिलेटेड विथ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री। एक देश में विदेशी विनियोग को संबंधी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधित है। तो WTO जो होता है हमारा, ये वर्ल्ड लेवल पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड करते हैं उसको देखता है, उसका देखरेख करता है। ट्रिप्स जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे उसको देखता है। और गेट्स जो है बहुत पहले इसी का पार्ट है WTO का। जो ट्रिम्स है ये पूरा का पूरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे काम करता है ट्रिम्स, जिसका मतलब ही होता है कि ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ठीक है। अब 90 नंबर प्रश्न को देखिए। SDR IMF में सीधी बात है, ना चीन का बात किया जाता है, ना जापान का, ना इंडिया का। इसमें यूएस यानी डॉलर का बात किया जाता है। ठीक है। 91 नंबर प्रश्न को देखिए। 91 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 91 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, यानी कि बैड डेप्ट जो हो जाता है उसका बात
कन्वेंशन या कॉन्सेप्ट में किया जाता है। तो इसका सीधी सी बात है रूढ़िवादिता की प्रसिद्ध यानी कन्वर्टिज्म की बात की जाती है, जिसमें केवल हानि का बात किया जाता है। यहाँ पे पार्टनरशिप का एक प्रश्न आ गया है, जिसको हम देख लेते हैं। पार्टनरशिप में कह रहा है कि शेयरिंग रेशियो का बात किया गया है। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा, तो इसका जो ऑथेंटिक आंसर होगा यही होगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा तो वीडियो बड़ा हो सकता है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं 93 नंबर यानी 93 नंबर प्रश्न को। बोल रहा है कि समता अंशों के पूर्ण मूल्यांकन के पश्चात अंक की जब्ती शेष का अंतरण किया जाता है। तो जो हम क्या करते हैं कि अपने शेयर पे 10 रुपया मांगे थे, उसमें से हमको 5 रुपया मिल गया, लेकिन फिर 5 रुपया मांग रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। तो वहीं 100 शेयर को हम जब्त कर लेते हैं और किसी और के साथ बेच देते हैं। तो उसमें से जो अब हमको 5 रुपया तो मिल गया, लेकिन इसी को हम 8 रुपये पर बेच दिए, तो हमारे पास 5 रुपया आ गया है और 8 रुपये पर बेच दिए। तो इसमें हमारा जो बचा हुआ राशि जो होगा, इसमें बच गया होगा, उसको कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है। अब 94 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिया गया, इसमें बात किया गया होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का। तो इसका वैल्यू दिया है, आप निकाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप थोड़ा ऑप्शन से मिला सकते हैं। बात प्रश्न की है कि अब आगे चलिए, कोई बात नहीं, बता देते हैं। सूत्रधारी कंपनी है और यानी सब्सिडी कंपनी है और होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी यानी सहायक कंपनी और सूत्रधारी कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी होती है। सब्सिडी कंपनी सहायक कंपनी होती है। तो इसमें जो है होल्डिंग कंपनी जो है 1500 शेयर एक बार करती है, 1,20,000 रुपये प्राप्त करती है। वहीं जो उसका फेस वैल्यू है 100 रुपया है, जो कि 1.5 लाख का है। ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जो 1,02,000 जो यहाँ पे आया हुआ है, उसके अंशों में और पूर्ण मूल्यांकन की राशि प्रदर्शित की जाती है। तो जब भी हमारा अंश से ज़्यादा अगर हमारा पुनर्मूल्यांकन या अंश किसे कहिए एक्विजिशन ऑफ शेयर का पैसा वैल्यू ऑफ शेयर से ज़्यादा आता है तो गुडविल होता है, जो कि यहाँ 72,000 दिया हुआ है। यहाँ निकालिएगा अभी तो 72,000 रुपया आ जाएगा। उसके बाद है दिया गया है किससे संबंधित है, हाँ, प्रॉफिट यील्ड रेशियो का है। तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे 25% दिया गया है, वो सही हो जाएगा। ठीक है। आगे 95 से 96 नंबर प्रश्न पे जाएंगे। 96 नंबर प्रश्न जो है, देखिए 96 नंबर प्रश्न बोल रहा है, इसका भी ऑप्शन सीधा बता देते हैं क्योंकि सोल्व करने वाला है, ऑप्शन ही सही होगा। और ये बोल रहा है मानव संसाधन। तो जो भी ह्यूमन रिसोर्स जो होता है अकाउंटिंग जो मॉडल है, उसमें सभी आ जाते हैं। लेव एंड स्वार्च मॉडल, फ्लेमेट जो मॉडल, हेरमन्स मॉडल, ये सभी के सभी HRA अकाउंटिंग में आ जाते हैं। ठीक है। अब 98 प्रश्न को देखिए। 98 नंबर ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ अब देखिए इसका फुल फॉर्म दिया था, तो हम लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। और 99 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 99 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑडिटर डज वर्क ए वैल्यूअर, ऐसा बात नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड इंटेंसिव चेकिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ऐसा ही हो जाएगा, पढ़ के ही पता चल पा रहा है। ठीक है। 99 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए और 100 नंबर एक हो गया। 100 यानी 150 प्रश्न है यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम मात्र 100 प्रश्न को रखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है। 100 नंबर तक ही रखते हैं। अगले वीडियो में भले ही हम 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन से शुरू हुआ था, तो 100 क्वेश्चन पहले चलते हैं। तो बोल रहा है कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑडिट जो हमारा होता है, ये पूरा मैनेजमेंट का एक ऑडिट होता है, जिसमें ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस की बात की जाती है।
तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी ए बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं और आने वाले दिनों में अगले प्रश्न से हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद हमारे वीडियो को देख